हेलो दोस्तों, बहुत सारा वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से यूनिट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, वो भी यूनिट नंबर 6 जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, और वो पेपर जो आपका नवंबर 2020 में हुआ था लेकिन उसे जून 2020 का नाम दिया गया है। तो ये पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, वो भी शिफ्ट 1, यानी कि जो पेपर मॉर्निंग में हुआ था 2020 में, उस पेपर के क्वेश्चंस जो आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी से, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर इस पूरे पेपर को एनालाइज किया जाए तो यहाँ पार्ट बी में 7 क्वेश्चन आए हैं और पार्ट सी की अगर बात की जाए तो 6 क्वेश्चन आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम पार्ट बी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट सी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोटीन इज टारगेटेड बाय HC टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय मेज फंगल पैथोजन कोकिलोबोलस कैर्बोनम। ठीक है, तो ये एक फंगस है जिसका नाम होता है कोकिलोबोलस कैर्बोनम। ये एक टॉक्सिन को रिलीज करता है जिसका नाम है HC टॉक्सिन। और पूछा है कि जब ये फंगस HC टॉक्सिन को रिलीज करता है तो प्लांट के कौन से प्रोटीन को ये टारगेट करता है, उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो देखिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो HC टॉक्सिन है कौन रिलीज करता है। अभी हमने देखा है कोकिलोबोलस कैर्बोनम। ये जो HC टॉक्सिन है ये टारगेट करता है होस्ट के हिस्टोन डी एसिटाइलेज एंजाइम को। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम HDA भी बोलते हैं। तो ये प्रोटीन या फिर आप एंजाइम बोल सकते हैं जिसका नाम है हिस्टोन डी एसिटाइलेज, इसको टारगेट करता है ये HC टॉक्सिन। यानी जो भी फंक्शन है इस एंजाइम का सेल के अंदर, फिर ये फंक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको HC टॉक्सिन ने इनहिबिट कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, HC टॉक्सिन किसको टारगेट करता है? हिस्टोन डी एसिटाइलेज को। सो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आपको बताना है इन चारों में से कि कौन सा प्लांट का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो देखिए, इसका सही आंसर है एबाइटिक एसिड। इसमें जो प्रोलीन है, पायरुवेट है और कोरोनोइक एसिड है, ये तीनों ही क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट है। और ये जो एबाइटिक एसिड है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है। तो देखिए, एबाइटिक एसिड जो होता है उसको एबाइटिनिक एसिड भी बोलते हैं या फिर सेल्विक एसिड भी बोलते हैं। तो हो सकता है अगली बार क्वेश्चन एबाइटिक एसिड का नाम ना देकर इनमें से कोई नाम आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसी का ही दूसरा नाम होता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बहुत सारे ट्री में मिलता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट आउटफ्लक्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक रिजर्वोयर। देखो, हम सभी जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसको डायरेक्टली जो प्लांट होते हैं वो यूज नहीं कर सकते। तो ज़रूरी क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको पहले फिक्स किया जाए, या तो अमोनिया में या तो नाइट्रेट में। ठीक है, और उसको फिक्स होने के बाद ही प्लांट उसको यूज करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसे कई सारी प्रोसेस करती हैं, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ लाइटनिंग प्रोसेस भी होती है जो क्या करेंगी, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देती है या फिर फिक्स कर देती है अमोनिया में या फिर नाइट्रेट में। तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सी वो प्रोसेस है जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसका आउटफ्लक्स करता है, यानी कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को यूज करके उसे फिक्स कर देता है। तो देखो, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, यानी ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया है, वो करते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये सबसे ज्यादा फिक्स करता है नाइट्रोजन को। कितना? 90%। जितना भी नाइट्रोजन फिक्स होता है उसका 90% ये बैक्टीरिया करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि 90% जो फिक्सेशन है वो कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, जैसे लिखा भी है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं अकम्प्लिश मोर देन 90% ऑफ ऑल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड दस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नाइट्रोजन साइकिल। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कि सबसे लार्जेस्ट जो आउटफ्लक्स होता है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर से वो कौन करता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड कंजर्व इन रिस्पॉन्स रेगुलेटर ऑफ प्लांट टू कंपोनेंट सिस्टम। प्लांट के पास एक सिस्टम मिलता है जिसको बोलते हैं प्लांट टू कंपोनेंट सिस्टम, और पूछा है कि इस टू कंपोनेंट सिस्टम में जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर वाला पार्ट है उसमें कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। तो देखो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये क्या है, प्लांट का टू कंपोनेंट सिस्टम है जो कि बना होता है दो मेन फैक्टर से। एक है इसमें सेंसरी काइनेज और सेकंड होता है रिस्पॉन्स रेगुलेटर। बीच में ये पार्ट है जो फॉस्फेट को यहां से यहां ट्रांसफर करता है। तो देखो ये जो सेंसरी काइनेज होता है इसमें हिस्टिडाइन प्रेजेंट होगा और इसमें एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। सबसे पहले फॉस्फेट कहाँ ऐड होता है, हिस्टिडाइन पे, फिर वो ट्रांसफर कर दिया जाता है एस्पार्टिक एसिड पे। फिर इसके बाद ये जो बीच वाला ट्रांसपोर्टर है फॉस्फेट, इसको दिया जाता है, इसके पास क्या होता है, हिस्टिडाइन होता है, और ये हिस्टिडाइन इस फॉस्फेट को फिर ट्रांसफर कर देता है रिस्पॉन्स रेगुलेटर पे, और रिस्पॉन्स रेगुलेटर के पास होता है एस्पार्टिक एसिड जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक टाइप का अमाइनो एसिड है एस्पार्टिक एसिड, उसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये फॉस्फेट फिर यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि रिस्पॉन्स रेगुलेटर के पास एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाए कि इसके पास क्या होता है, या फिर यहां से पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने आपको पूरा ही डायग्राम बता दिया है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड, यानी कि डी जो होता है वो अमाइनो एसिड रिस्पॉन्स रेगुलेटर के अंदर प्रेजेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है Which one of the following plant homeotic gene does not encode METS domain transcription factor involved in the floral specification? देखो हम पढ़ते हैं ABC मॉडल ऑफ फ्लावर, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा है कि इन सभी जीन में से कौन सा जीन ऐसा है जो METS डोमेन की फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि जो ABCDE होम्योटिक जीन होते हैं अराबिडोप्सिस के अंदर, उनको जब क्लोनिंग किया गया और देखा कि उसमें से जो सभी क्या है इनकोड करते हैं METS डोमेन को, यानी कि जो MET बॉक्स होता है उस डोमेन को सभी फॉर्म करते हैं छोड़कर एपिटेला AP2 को, यानी एपिटेला जो 2 है जिसको AP2 भी बोलते हैं, केवल वो जीन एक ऐसा है जो होम्योटिक जीन तो है लेकिन METS बॉक्स को फॉर्म नहीं करता है, जो कि क्लास ए का जीन है। हम सभी जानते हैं ना, क्लास ए जीन है, क्लास बी है, क्लास सी है। तो ये जो एपिटेला 2 है ये क्लास ए का जीन है और ये होम्योटिक जीन है लेकिन MET बॉक्स की फॉर्मेशन नहीं करता है। तो यहाँ पूछा भी ये है कि इनमें से कौन सा होम्योटिक जीन है जो METS बॉक्स के डोमेन की फॉर्मेशन नहीं करता है, ये हो जाएगा एपिटेला 2। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है Which one of the following essential plant mineral nutrient complex with mannitol, with mannan, with polymanuronic acid and other constituent of the cell wall? यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट है जो इन सभी में इन्वॉल्व होता है, यानी मैनिटोल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, तो आपको बताना है। ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आपको अगर पता है तो आप कर लेंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो बोरोन होता है वो क्या है, एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, यानी प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके इसके लिए ये जरूरी है। कौन, बोरोन। करता क्या है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यील्ड में हेल्प करता है, क्वालिटी ऑफ क्रॉप में भी हेल्प करता है। इट परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द प्लांट एंड इज मेनली इन्वॉल्व इन द सेल वॉल सिंथेसाइज एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन। बहुत सारे रोल होते हैं बोरोन के, साथ साथ सबसे मेन ये होता है कि वो सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है प्लांट सेल की। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन भी ये पूछा है कि आपसे कि कौन सा है जो सेल वॉल की हेल्प करता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो सही आंसर हो जाएगा बोरोन, यानी कि 4th विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट्स फॉर्म ड्यूरिंग केल्विन बेंसल साइकिल, यानी C3 साइकिल जो है, जो फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन आया है और पूछा है कि ऐसा कौन सा मेटाबोलाइट है जो वहां फॉर्म होता है और उसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है साइटोसोल में।
ठीक है, और जो स्टार्च की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि ऐसा मेटाबोलाइट जो इस साइकिल में बनता है वो फिर स्टार्च की फॉर्मेशन भी कर सकता है और साइटोप्लाज्म में भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो देखो, इसके लिए आपको पता होना चाहिए केल्विन बेंसल साइकिल का। हमें पता है कि इसमें 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो रिडक्शन फेज में जो बनता है दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो फॉर्म होता है और स्टार्च की फॉर्मेशन भी कर सकता है और साइटोप्लाज्म में भी उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है फॉर द फर्दर फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वैसे इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट भी है, मुझे लगता है कि ट्रायोस फॉस्फेट भी इसका सही आंसर हो सकता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी हो सकता है। मेरे हिसाब से मैंने ये लगाया है। अगर आपको इसका बिल्कुल सही आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो, हमारे सारे क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं जो 2020 में आए हैं पार्ट बी के क्वेश्चंस को। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहें ताकि यहाँ से अगर आगे कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़ ना सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।